हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई इन यूरोप, फिर ओवर द टाइम ये स्प्रेड हुआ इन वेरियस डिफरेंट कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया। साथ में हम बात करेंगे अबाउट लाइफ ऑफ वर्कर्स एंड वी विल आल्सो डिस्कस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बहुत ही डाइवर्स चैप्टर होने वाला है, तो चलो फिर ये इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। सो द चैप्टर एक्सप्लोर्स हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन यूरोप एंड स्प्रेड टू कॉलोनीज लाइक इंडिया। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी इन यूरोप, बट विद टाइम इवेंचुअली ये स्प्रेड हुआ इन वेरियस डिफरेंट कॉलोनीज। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया। Next, it challenges the idea that industrialization was simply a story of machines, factories and technology by showing that small-scale industries and traditional artisans remained important for a long time. तो देखो, जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हमें लगता है इस टाइम पीरियड पर बस मशीन्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी और टेक्नोलॉजी होगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। यही हमें इस चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि इस टाइम पर काफी लंबे समय तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो थे वो एग्जिस्ट भी करते रहे थे और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। ठीक है, तो यानी कि यही सारा कुछ हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। अब शुरुआत करेंगे हम बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि वो टाइम पीरियड जब एक्चुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। ठीक है, सो इस पीरियड को कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस पीरियड को आप डिफाइन कर सकते हैं एज द फेज बिफोर एक्चुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर इंटरनेशनल मार्केट बट नॉट इन फैक्ट्रीज। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है, वो फेज है हमारी हिस्ट्री का जब एक्चुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, बट स्टिल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो बहुत ही बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर होती थी, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए होती थी, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड होती थी। बट ये सारा ही जो मैन्युफैक्चरिंग होता था ये होता था विदाउट फैक्ट्रीज। तो अब फीचर क्या है इस टाइम पीरियड के? तो सबसे पहले जो मर्चेंट्स होते थे वो सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल टू द रूरल हाउस होल्ड। यानी कि आप कह सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती थी कहाँ होती थी? इन विलेजेस, इन रूरल हाउस होल्ड। तो जो अलग अलग मर्चेंट्स होते थे वो इन तक रॉ मटेरियल पहुंचाया करते थे। उसके बाद प्रोडक्शन वाज डन बाय द फैमिलीज वर्किंग एट होम। जो सारी ही फैमिलीज थी वो साथ में मिलकर घर पे काम किया करती थी और वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया करती थी। इसे डोमेस्टिक सिस्टम भी बोलते थे, क्योंकि ये लोग घर पर ही अपना काम करते थे। A part of rural economy was linked to international trade। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस टाइम से जो हमारी रूरल इकोनॉमी का वो वाला पार्ट था जो कि प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ लिंक था, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बना रहे थे तभी तो ये सारा सामान ट्रेड हो पा रहा था, राइट। तो जो हमारे रूरल हाउस होल्ड थे वो तभी से दे वर कनेक्टेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट, बाय द कंट्री साइड। तो ये जो प्रोडक्शन था, ये जो मैन्युफैक्चरिंग थी, ये हमें रूरल एरियाज में ही क्यों देखने को मिली? अर्बन एरियाज में ये सब क्यों नहीं था? तो देखो, अर्बन एरियाज जो थे दे वर कंट्रोल्ड बाय गिल्ड्स दैट रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन। यानी कि अलग अलग गिल्ड्स जो कि मर्चेंट्स के एसोसिएशन होते थे वो लोग कंट्रोल करते थे अर्बन एरियाज को, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा क्या नहीं प्रोड्यूस होगा यही लोग कंट्रोल किया करते थे। और इसीलिए ये लोग काफी टाइम पर प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट भी कर देते थे। ठीक है, यानी कि अलाउ नहीं करते थे कोई पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन। द रूरल वर्कर्स वर चीपर एंड मोर फ्लेक्सिबल। और साथ में जो रूरल वर्कर्स थे, एक तो वो बहुत चीप प्राइस पर मिल जाते थे बिकॉज उनको ऑब्वियसली मनी चाहिए होता था। तो जब मर्चेंट्स उन्हें कम वेजेस भी देते थे तो वो लोग उसके लिए अग्री हो जाते थे। साथ में वो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, कभी अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो वो रात में जाकर कर देते थे काम। तो इसलिए मर्चेंट्स को ये लोग ज्यादा प्रेफरेबल लगते थे अपॉन द अर्बन वर्कर्स। ठीक, नाउ वी विल स्टार्ट द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। सो अर्ली फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। फर्स्ट कॉटन मिल जो सेटअप हुई थी वो हुई थी इन 1730s, और बाय लेट 18th सेंचुरी आते आते ये जो फैक्ट्रीज थी ये काफी कॉमन हो गई थी। अभी फैक्ट्रीज इतनी कॉमन क्यों हुई, लोगों को ये पसंद क्यों आ रही थी? तो ये समझेंगे इन द हेडिंग 5 फैक्ट्रीज। सो मशीन्स लाइक स्पिनिंग जेनी एंड पावर लूम इंक्रीज एफिशिएंसी। एक तो इन मशीन्स के आने से एफिशिएंसी बढ़ गई थी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई थी, साथ में जो टाइम पीरियड लगता था वो कम हो गया था। एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रॉफिट भी बढ़ चुका था। ऑल्सो अब सेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो रहा था अंडर वन रूफ विद सुपरविजन। पहले क्या होता था, जब विलेजर्स को दिया जाता था सामान, यानी कि रूरल प्रोडक्शन होता था, तो उसमें रॉ मटेरियल तो उन्हें दे दिया, उसके बाद वो कहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। बट अब जब फैक्ट्री सेटअप हो गई, अलग अलग जगह फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, तो सारा ही जो प्रोडक्शन हो रहा था वो अंडर अ रूफ हो रहा था, एक ही जगह हो रहा था। तो उस पूरे ही प्रोसेस को सुपरवाइज करना बहुत ज्यादा ईजी हो गया था, उसे कंट्रोल करना ईजी था। सो दिस वॉज इवन बेटर फॉर द बिजनेसमैन। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे न्यू इन्वेंशंस। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिले, उसमें से एक है स्पिनिंग जेनी, जिसके इन्वेंटर थे जेम्स हार्ग्रीव्स। नेक्स्ट वी हैव स्टीम इंजन, जिसके इन्वेंटर थे जेम्स वॉट। एंड देन वी हैव पावर लूम, जिसके इन्वेंटर थे एडवर्ड कार्टरिक। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हो गए, उसके इन्वेंटर हो गए। साथ में यहाँ पर मैंने इनका इम्पैक्ट भी दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। एज सच ये हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। ये जो इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था अराउंड द वर्ल्ड, जो कि यूरोप में स्टार्ट हुआ था, इसका पेस कैसा था? ये रैपिडली ग्रो हुआ, रैपिडली चेंज हुआ, ये स्लोली विद टाइम चेंज हुआ? तो देखो, ये था स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, एकदम से रैपिडली नहीं हुई, धीरे धीरे ये ग्रोथ हमें देखने को मिली। अर्ली 19th सेंचुरी में फैक्ट्रीज जो थी वो ऑब्वियसली कॉमन थी, बट इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी कि आपको हर जगह ही फैक्ट्रीज दिख जाए। ठीक, साथ में जो सबसे ज्यादा डोमिनेट इंडस्ट्री थी वो थी कॉटन इंडस्ट्री। उसके अलावा दूसरे अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्री भी थे, बट वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, वो इतने ज्यादा कॉमन या डेवलप नहीं थे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इनकी इंपॉर्टेंस अभी तक एग्जिस्ट कर रही थी। अब ये कर क्यों रही थी तो वो जानते हैं। इवन इन 1900s ओनली 20% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। यानी कि टोटल जो लोग काम कर रहे थे, जो
अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उनका सिर्फ 20% लोग थे जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, यानी कि बाकी सारे खुद अपने हाउस होल्ड यूनिट्स में काम कर रहे थे या फिर स्मॉल वर्कशॉप्स में, ठीक है। एंड मैनी प्रोडक्ट्स स्टिल केम फ्रॉम दीज प्लेसेस। अब क्योंकि 80% ऑफ द वर्कफोर्स इन जगहों पर काम कर रही थी, तो काफी सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो इन्हीं जगह से अभी आ रहे थे फैक्ट्रीज की जगह, ठीक है। नेक्स्ट, हैंड लेबर वर्सेस मशीन। तो काफी केसेस ऐसे भी देखने को मिले जहां लोगों को हैंडमेड गुड्स ज्यादा पसंद आ रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फाइन क्वालिटी। इनकी जो क्वालिटी थी वो मशीन के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर थी, ठीक है। साथ में जो अलग अलग सीजनल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग या शुगर इंडस्ट्री, इनमें भी मैनुअल लेबर को ही प्रेफरेंस दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर नहीं चलती थी, तो थोड़े टाइम के लिए इन्हें लगता था कि जो लेबर है दैट वुड बी बेटर ऑप्शन कंपेयर टू द मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक। तो वहां पर भी जो लेबर था, मैनुअल लेबर, दैट वाज मोर प्रेफर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर सप्लाई। तो देखो, अ लार्ज पूल ऑफ पुअर पीजेंट्स एंड माइग्रेंट्स मूव टू सिटीज फॉर जॉब। काफी सारे जो गरीब पीजेंट्स थे और अलग अलग जगह से जो माइग्रेंट्स थे, वो लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे थे इन द होप कि वहां पर उन्हें जॉब मिलेगी। बट जब इतने सारे लोग आ गए टू गेट द जॉब, यानी कि जो वर्कर्स थे वो बहुत सारे आ गए, ठीक है। तो इस टाइम पर इसका फायदा किसे मिला? इसका फायदा मिला टू द मर्चेंट्स, टू द बिजनेसमैन। उन्होंने बोला कि हम आपको वेजेस कम देंगे, बट जो लोग थे जिन्हें सच में ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कम वेजेस पर ही काम किया, ठीक है। Since there was no shortage of workers, the wages remained low। तो क्योंकि वर्कर्स की कोई शॉर्टेज नहीं थी, तो वेजेस जो थी वो कम ही रही। ये चीज हम ऑलरेडी इकोनॉमी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है बट उसकी सप्लाई बहुत बहुत ज्यादा होती है रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो प्राइस कम हो जाती है। तो वही इन वर्कर्स के साथ हुआ कि जब बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल थे, तो फिर उनको वेजेस कम मिलने लगी। तो जो सबसे कम में करने के लिए रेडी होता था, उसे काम मिल जाता था, ठीक। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की लाइफ कैसी थी? तो सबसे पहले देखेंगे कंडीशंस ऑफ वर्क। सो द वर्कर्स हैड नो जॉब सिक्योरिटी और प्रॉपर लिविंग कंडीशन, यानी कि जो वर्कर्स होते थे उन्हें जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं दी जाती थी, कभी भी उन्हें जॉब से निकाला जा सकता था, और साथ में जो उनकी लिविंग कंडीशंस थी वो भी बहुत ही बेकार थी। इन अर्ली इंडस्ट्रियल पीरियड मशीन लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेस्ट। अब देखो, काफी सारे लोग जो थे वो सिटीज में आए थे इन द होप ऑफ गेटिंग जॉब्स, बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ स्पेशली इन द अर्ली पीरियड, तो लोगों को देखा कि भाई इसकी वजह से तो उनकी जॉब्स जा रही हैं, ठीक। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट भी किए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पिनिंग जेनी राइट्स। सो दिस स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव्स इन 1764। दिस मशीन रिड्यूस्ड लेबर डिमांड। इस मशीन की वजह से जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी वो हो गई कम। वर्कर्स फियर्ड लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड अटैक द मशीन। लोगों को लगा कि इस मशीन की वजह से जो उनका लाइवलीहुड है, जो उनकी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो चली जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मशीन्स के ऊपर अटैक कर दिया, और इसी को बोला जाता है स्पिनिंग जेनी राइट्स। राइट्स को हिंदी में बोलते हैं दंगे, तो यानी कि आप समझ सकते हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशंस, वर्कर्स वर द मोस्ट अफेक्टेड। जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ तो उस टाइम पर क्या था कि सारे ही इंडस्ट्रीज बंद हो गए, बैंक्स बंद हो गए, तो उस टाइम पर जो वर्कर्स थे वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए, क्योंकि इनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो कंप्लीटली चला गया था, ठीक है। सो दिस वाज एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट आवर ओन कंट्री इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री कॉलोनियल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी के आने से पहले इंडिया में ट्रेड कैसे एग्जिस्ट करती थी और कैसे इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी। सो इंडिया वाज नोन फॉर इट्स फाइन कॉटन एंड सिल्क प्रोडक्ट्स। अपनी फाइन कॉटन और सिल्क प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया जो था वो बहुत ज्यादा मशहूर था, पॉपुलर था। इंडियन मर्चेंट्स ट्रेडेड अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया के जो मर्चेंट्स थे वो एशिया में, अक्रॉस अफ्रीका, हर जगह ट्रेड किया करते थे इन सिल्क एंड कॉटन। देन डिक्लाइन ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स। जब ब्रिटिश आई, जब ब्रिटिश ने यहाँ पर कॉन्कर किया, तो उसके बाद क्या हुआ? इंडियन मर्चेंट्स लॉस्ट एक्सेस टू द सी ट्रेड। इसके बाद जो इंडियन मर्चेंट्स का सी ट्रेड था वो इन लोगों ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, इसका एक्सेस इनको बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि अब इन लोगों के पास वो पावर या वो राइट नहीं बचे थे कि ये सी के थ्रू ट्रेड कर पाए। लोकल वीवर्स वर फोर्स्ड टू सेल ओनली टू ब्रिटिश एजेंट्स एट लो प्राइसेस। अब ये जो लोकल वीवर्स थे, जो इतना बढ़िया बढ़िया सामान बनाया करते थे, क्लॉक बनाया करते थे, इनसे बोल दिया गया कि आप सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही सेल करोगे। अब जब सारे ही ब्रिटिशर्स लेने वाले हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था किसी और को बेचने का, तो ये लोग क्या करते थे? बहुत ही कम प्राइसेस पर लोकल वीवर्स से सामान खरीदा करते थे, ठीक है। सो एक तरीके से ये जो लोग थे जो छोटे स्केल पर सामान बनाया करते थे, ये लोग भी अब अपने लॉस में जा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स पॉलिसी, बिकॉज ऑफ विच ये किसी और को अपना सामान जो है या अपना जो प्रोडक्ट है दे कैन नॉट सेल इट, ठीक। नाउ मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर यानी कि यूके बिकेम अ हब ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। ये एक हब बन गया, इतने लार्ज स्केल पर यहाँ से इंडिया में हो रहा था एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। रॉ मटेरियल इंडिया से वहां जा रहा था, फिनिश प्रोडक्ट वहां से यहाँ आ रहा था। और इस सबका ही इंडियन वीवर्स पर क्या इंपैक्ट हुआ? तो सबसे पहले तो क्योंकि रॉ मटेरियल पूरा यहाँ से वहां ब्रिटेन में भेज दिया जाता था, तो जो रॉ कॉटन थी वो एक्सपोर्ट हो रही थी एंड देयरफॉर उसकी इंडिया में हो गई थी शॉर्टेज। फिनिश ब्रिटिश गुड फ्लडेड इंडियन मार्केट्स एट चीप रेट। वहां से जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा चीप रेट में अवेलेबल थे, तो जो लोग थे वो यूजुअली अब उन्हें प्रेफर करने लगे थे ओवर इंडियन क्लोथ्स एंड गुड्स। नेक्स्ट, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो अब धीरे धीरे इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे वीवर्स एंड द इंडियन मार्केट। सो प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर, ब्रिटिश फैक्ट्रीज टर्न टू इंडिया फॉर कॉटन। जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज हैं उनको जरूरत थी ऑफ रॉ कॉटन। सो इस टाइम पर इन लोगों ने इंडिया की तरफ टर्न किया टू गेट दिस रॉ मटेरियल। कॉटन की प्राइसेस जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, कॉजिंग रॉ मटेरियल शॉर्टेज फॉर इंडियन वीवर्स। और इस वजह से जो इंडियन वीवर्स थे उनके लिए जो रॉ मटेरियल था अभी इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज लोगों को ज्यादा प्राइसेस मिल रही थी, तो वही सारा कुछ ही एक्सपोर्ट कर रहे थे।
नेक्स्ट, एंड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। सो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के एंड में इंडियन टेक्सटाइल लॉस्ट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जो इंडियन टेक्सटाइल का डोमेस्टिक मार्केट था और जो इंटरनेशनल मार्केट था, दोनों ही खत्म हो गए थे। इंटरनेशनली अब इंडिया एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के रह गया था और डोमेस्टिकली सारा जो था वो इंपोर्ट होता था फ्रॉम इंग्लैंड, और वो सारा कुछ चीप प्राइसेस पर इंडिया में अवेलेबल होता था, तो लोग उसी को परचेज करते थे। ठीक, मैनी स्किल वीवर्स टर्न इनटू एग्रीकल्चर और अदर लो पेइंग जॉब्स, और इस वजह से जो बहुत अच्छे अच्छे स्किल वीवर्स भी थे, उनको अब कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही थी, तो या तो वो एग्रीकल्चर की तरफ उन लोगों ने टर्न किया या फिर दूसरे छोटे मोटे जॉब्स की तरफ। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। सो स्टार्टिंग विद अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा एंड दिनशो पेटेट इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने के इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग दैट टाइम। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। तो जो पहली कॉटन मिल थी दैट वाज सेट अप इन बॉम्बे इन 1854। ईयर याद रखना और कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी वो याद रखना। मिल्स एक्सपेंडेड रैपिडली आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर, डिस्ट्रप्टेड ग्लोबल कॉटन सप्लाई। अब क्योंकि इंडिया में ये जो मिल्स थी रैपिडली ग्रो हुई, तो इस वजह से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो अब यहीं यूटिलाइज हो रहा था, देयरफॉर द ग्लोबल सप्लाई गॉट डिसरप्टेड। नेक्स्ट, हु एम्प्लॉयड हुम, किसने किसे एम्प्लॉय किया? तो इनिशियली ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये वर्कर्स को हायर किया करते थे, और इन्हें वर्कर्स मिलते कहाँ थे? तो थ्रू जॉबर्स। ये एक मिडिलमैन होते थे जिनका अपना एक नेटवर्क होता था, जिसके थ्रू ये इन इंडस्ट्रियलिस्ट को वर्कर्स प्रोवाइड करते थे। जॉबर्स ऑफन यूज देयर सोशल नेटवर्क टू रिक्रूट लेबर्स फ्रॉम विलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे अबाउट द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, It encouraged India to be a raw material supplier and market for British good, not an industrial power. ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? उन्होंने क्या मोटिवेट किया, क्या इंकरेज किया कि जो इंडिया है वो एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जाए और ब्रिटिश फाइनल गुड का एक कंज्यूमर बन जाए। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया पूरी तरह डेवलप होकर एक इंडस्ट्रियल पावर बने। ठीक, इंडस्ट्रीज लाइक जूट, कॉटन, आयरन एंड स्टील डेवलप स्लोली, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज ऑफ विच कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये डेवलप तो हुए बट बहुत ज्यादा टाइम के बाद, बहुत स्लोली बहुत स्लो पेस पर, क्योंकि इनिशियली इन लोगों ने क्या किया, शुरुआत से जो रॉ मटेरियल था वो इन लोगों ने बाहर भेजना इनिशियली चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स हो गई, तो उनको फिर आगे ग्रो करने का ऐसा कुछ रीजन ही नहीं मिला या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इंडिया को। ठीक है, बट धीरे धीरे बाद में जब इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो ये चीजें विद टाइम स्लोली दे स्टार्टेड ग्रोइंग। नेक्स्ट, स्वदेशी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज्ड यूज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। तो जो स्वदेशी मूवमेंट आया था जिसने ये एम्फसाइज किया था कि हम ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करें, इंडियन गुड्स को यूज करें, तो इस मूवमेंट के बाद जो इंडियन गुड्स का, इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज था वो काफी इंक्रीज हुआ। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बूस्टेड इंडियन इंडस्ट्रीज। बिकॉज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो अब थोड़ा बेटर हुई। ठीक है, दे बूस्टेड। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 1914 to 1980। सो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी वो इस टाइम पर वॉर में बिजी थी, वो वॉर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही थी, तो ऐसे में जो इंडियन फैक्ट्रीज थी उनको एक मौका मिला गुड्स बनाने का, वॉर तक भी सप्लाई करने का और साथ में लोगों की अपनी पर्सनल नीड्स के लिए भी प्रोवाइड करने का। एंड दिस अपॉर्चुनिटी बूस्टेड इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, लेकिन ये एक टेम्परेरी बूस्ट था। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब ये क्या था? तो देखो, डेस्पाइट फैक्ट्री ग्रोथ स्मॉल स्केल एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज रिमेंड इंपॉर्टेंट। फैक्ट्री ग्रोथ हो रही थी बट स्टिल जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो इंपॉर्टेंट रही, वो डोमिनेंट रही। बाय 1911 ओवर 67% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर रन विदाउट पावर, यानी कि जो 67% इंडस्ट्रीज थी वो कैसी इंडस्ट्रीज थी? वो थी हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि बिना पावर की चलती थी, फॉर एग्जाम्पल हैंडलूम, कारपेंट्री एंड पॉटरी। थी, वाई डिड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्वाइव? इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, इतनी नई ग्रोथ आने के बाद, नई टेक्नोलॉजी आने के बाद भी ये छोटी छोटी इंडस्ट्री सर्वाइव क्यों कर पा रही थी? तो सबसे पहले तो इनके लिए बहुत ही कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, तो इसीलिए इनका काम जो था वो चल रहा था। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, कभी भी ज्यादा कम अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस किया जा सकता था। एंड लास्टली, कल्चरल प्रेफरेंस फॉर हैंडमेड गुड। जो लोगों का प्रेफरेंस था, जो कल्चरल प्रेफरेंस था, दैट वाज मोर टुवर्ड्स हैंडमेड गुड। चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज मार्केट फॉर गुड्स। सो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज की ताकि जो उनका गुड है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट आए। तो ये लोग क्या करते थे? ये एडवर्टाइजमेंट करते थे जहां पर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया करते थे। कैलेंडर्स, पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स ये डिस्प्ले लगाते थे जहां पर इनके ब्रांड के लोगो होते थे और साथ में कोई गॉड या फिर कोई नेशनलिस्ट सिंबल होते थे, जिससे जो लोग हैं वो रिलेट कर पाए, उनको उस चीज के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो। और साथ में जब कोई नेशन रिलेटेड चीज दिखती थी या कोई भगवान दिखते थे तो लोग ऑब्वियसली उधर देखते थे, उस चीज को लोगों की अटेंशन मिलती थी और इस तरह ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनका जो प्रोडक्ट था वो प्रमोट हो जाता था। टारगेटिंग द मासेस, एडवर्टीजमेंट्स ऑफन यूज इमेजेस ऑफ गॉड्स और नेशनलिस्ट हीरो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गॉड्स की इमेजेस, हीरोज की इमेजेस। दिस हेल्प बिल्ड ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट एंड क्रिएटेड कल्चरल आइडेंटिटी। इससे लोगों का प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता था, उन्हें एक उससे कल्चरल रिलेटेबिलिटी फील होती थी, तो वो इजीली उस चीज को परचेज भी करते थे, अपना इंटरेस्ट भी शो करते थे। ठीक है, तो ये कुछ टैक्टिक्स थी, कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूज की थी। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट जस्ट अबाउट बिग मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एंड हैंड लेबर को एग्जिस्टेड। ये हमने इस चैप्टर में देख ही लिया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मशीन ही मशीन, सिर्फ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी उस टाइम पर एग्जिस्ट भी कर रही थी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी।
Next, in India, colonial rule dictated the course of industrial growth from deindustrialization of local crafts to limited controlled factory development. यानी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कौन कंट्रोल कर रहा था? कॉलोनियल रूल। क्या बनेगा, कितना बनेगा, फैक्ट्रीज कहाँ सेटअप होंगी, एक्सपोर्ट क्या होगा, ये सारा कुछ वही लोग कंट्रोल कर रहे थे इनिशियली, और इसीलिए हम कहते हैं कि द कॉलोनियल रूल डिक्टेटेड द कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट, येट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्वदेशी मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग एन इंडिजिनियस इंडस्ट्रियल बेस। लेकिन स्टिल जो यहाँ के बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑल्सो जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, इससे लोगों का डाइवर्जन हुआ और वो वापस आए टुवर्ड्स इंडियन गुड्स। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, विच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग इंडिजिनियस इंडस्ट्रियल बेस। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि इस चैप्टर में प्रोवाइडेड है। सो जेम्स वॉट, इन्होंने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन को। देन वी हैव जेम्स हार्ग्रिव्स हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी। देन जमशेदजी टाटा, ही पायनियर्ड इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू सेट अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। देन वी हैव द्वारकानाथ टैगोर, जो कि प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रॉम बंगाल। एंड लास्ट, दिनशॉ पेटेट, ही वाज अ पारसी एंटरप्रेन्योर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये हमने डिस्कस कर ली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज गिवन इन दिस चैप्टर, एंड विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। अगर देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। साथ में वीडियो कैसी लगी है बताना बिल्कुल मत भूलना। कोशिश करो कि आप ये वीडियोस या लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि सबको ही फ्री एनसीईआरटी सीरीज से बेनिफिट मिले। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।